नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उदेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है दोस्तों, उसकी हमारी लगभग 10-11 क्लासेज अभी तक हो चुकी हैं और एडवांस सीरीज की ये हमारी 133 क्लास है, 133वीं क्लास है दोस्तों ये हमारी। इन 133 क्लासेस के अंदर हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो पढ़ी हैं। अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है ओबीजी जो सब्जेक्ट उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा दोस्तों हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, आई पढ़ा है, ईयर पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो पढ़ा है। इसके अलावा मैंने आपको रेस्पिरेटरी पढ़ाया है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा। इसके अलावा मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया है। इसके अलावा जीआई ट्रैक्ट पढ़ा है हमने, कार्डियक सिस्टम पढ़ा है हमने, रीनल सिस्टम पढ़ा है हमने, इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है दोस्तों वो भी हमने अभी तक पढ़ लिया है। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हम पीडियाट्रिक नर्सिंग पे गए हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग की भी हमारी बहुत सारी जो क्लासेज है दोस्तों वो हो चुकी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के अब आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो हम शुरू करते हैं। ध्यान रखना, पहले स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ कि ये जो क्लास है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड है। और अगर पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्वेश्चंस आते हैं तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। तो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट टुडे। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, तो जैसे कि दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने हमारा पहला जो क्वेश्चन वो है कि द डिस्चार्ज ऑफ ए न्यूबॉर्न विद ए सर्जिकली रिपेयर्ड माइलोमेनिंजोसीली। देखो एक वर्ड है यहाँ पे, दैट इज माइलोमेनिंजोसीली। कि एक न्यूबॉर्न है 0 to 28 डेज का जो बेबी होता है दोस्तों वो न्यूबॉर्न कहलाता है। उसका सर्जिकली रिपेयर्ड हुआ है, वो किस चीज़ की सर्जरी हुई है, उसकी माइलोमेनिंजोसीली की सर्जरी हुई है। इज एंटिसिपेटेड एट अबाउट 2 वीक ऑफ एज, जो लगभग 2 वीक ऑफ एज का है। वॉट टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्रिपेयरिंग द पेरेंट फॉर द डिस्चार्ज। अब इस पेशेंट का जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं दोस्तों वो उस समय क्या बताना चाहिए। ठीक है, इसका जब हम डिस्चार्ज करें तो जो पेरेंट्स हैं उनको क्या टीचिंग देनी चाहिए। वॉट टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर द पेरेंट्स फॉर द डिस्चार्ज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव पोजिशंस टू प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम टर्निंग। बच्चे को हम ये कोशिश करेंगे जो बच्चा है दोस्तों बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टिव पोजीशन में रहे, कोई बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करे, टर्न नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। ठीक है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रहे, वो जिस पोजीशन में लेटा है उसी पोजीशन में वो रहे। सेकंड जो ऑप्शन क्या देखा, डिस्कशन अबाउट द नीड टू लिमिट द इन्फेंट्स फ्लूइड इनटेक टू फॉर्मूला ओनली। कि भाई बच्चे को जो है ना कुछ नहीं देना, कोई फ्लूइड इनटेक नहीं देना है, जो बाहर से उसको जो फॉर्मूला देते हैं बस उसी तक हम क्या रखेंगे, उसको वो रखेंगे। थर्ड है लिमिट रखेंगे। थर्ड है इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस टू द इन्फेंट्स लोअर एक्सट्रीमिटीज। कि भाई हम ये समझाएंगे कि कैसे उस बच्चे को हम देखो खुद कर रहे हैं, दैट इज एक्टिव रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, बट हम खुद करवाएं, हम हाथ को ऐसे करके करवा रहे हैं मान लो, तो दिस इज पैसिव रेंज ऑफ जो मोशन एक्सरसाइजेज कहलाता है ये। और लास्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड टू प्रोवाइड द इन्फेंट विद अ क्वाइट एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कि हम क्या करें कि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे किसको, कि भाई जो बच्चा है उसको किस में रखा जाएगा, पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे को क्या जरूरत है, उसको एक क्वाइट एनवायरनमेंट में जरूरत है और एक्सटर्नल जो बाहर से जितनी भी जो स्टिमुलाई आ रही है दोस्तों सभी स्टिमुलाइज को आपको क्या करना है, बंद करना है, ये आपको समझाना है उसको। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर समझना जरूरी ये है कि हम ये समझें कि भाई ये जो माइलोमेनिंजोसीली जो होता है ये होता क्या है, क्यों होता है ये, तो इन सब चीजों को समझना पहले जरूरी है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आपको शुरू में बता दिया कि ये जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू, ये जो हमारा जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसमें ज्यादातर हम जो भी चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज न्यूरल ट्यूब। मान लो कि आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ रहे हो तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि पहली जो चीज हम पढ़ें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में वो ये पढ़े कि न्यूरल ट्यूब ही क्या है। तो दोस्तों एक्चुअली में जो न्यूरल ट्यूब है वो ये है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एंड
स्पाइनल कॉर्ड है, हम जानते हैं कि वो ओपन नहीं होता और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है दोस्तों, बोनी कवरिंग पाई जाती है। बोन की क्या पाई जाती है दोस्तों, कवरिंग पाई जाती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, न्यूरल ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब इस बोनी कवरिंग में अगर हम ये बोनी कवरिंग क्या हो दोस्तों, एब्सेंट हो जाए तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, या उसमें किसी भी प्रकार की क्या हो, एबनॉर्मलिटी हो, तो उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से उसे जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चारों तरफ पाए जाने वाली जो बोनी जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों, आप जो भी डिजीज पढ़ोगे ना उसमें यही पढ़ोगे कि भाई ज्यादातर क्या पढ़ोगे, आपकी जो मेनिंजीज है वो बाहर आ गई, या फिर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है दोस्तों वो बाहर आ गया। तो क्यों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कवर होते हैं किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। आगे और अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स है दोस्तों, ये क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, या इनमें कोई भी डिफेक्ट हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्या तो आपकी मेनिंजीज बाहर आएगी, या फिर मेनिंजेस के साथ में क्या बाहर आएगा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड बाहर आएगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर जो बोन है वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। बोन क्या रहेगी दोस्तों, एब्सेंट रहेगी। तो ऐसी कोई चीज क्या इस डिजीज के अंदर प्रेजेंट होगी तो मेन जो एब्सेंस है वो किसका रहेगा, बोनी प्रोमिनेंस का रहेगा। फिर भी ओपी गई की जो बुक है दोस्तों उसके अंदर एक चीज दे रखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओपी गई की बुक में ये दे रखा है कि उन्होंने 3 चीज लिखी है। तो एग्जाम में मान लो दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन ये आए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इंक्लूड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इंक्लूड ए न्यूरल ट्यूब, कि भाई ये किसको इंक्लूड करता है, न्यूरल ट्यूब को, बी मीजोडर्म, सी एक्टोडर्म, और डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूं, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो ओपी के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव होगा। उसने कहा फेलियर होता है इसके अंदर किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ न्यूरल ट्यूब का नहीं, मीजोड्रम और एक्टोड्रम का भी ये अच्छे से क्या नहीं हो पाती दोस्तों, क्लोज नहीं हो पाती है, अच्छे से क्या नहीं हो पाती है, क्लोज नहीं हो पाती है। तो इसे किस नाम से जानते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो लेयर्स है जिनमें और प्रॉब्लम आती है दैट आर मीजोड्रम और एक्टोड्रम। ठीक है, क्योंकि और ज्यादा डिटेल में वो जाएगा, और अगर आप डिटेल में ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन करवाएंगे तो वो यहाँ तक जा सकता है कि भाई मीजोड्रम और एक्टोड्रम इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। फिर दोस्तों एक जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भाई जो न्यूरल जो ट्यूब है वो न्यूरल ट्यूब उनका जो क्लोजर जो होता है ना वो लगभग किस टाइम पीरियड के ऊपर होता है। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब का जो क्लोजर है दोस्तों वो दे रखा है कि इंट्रा यूटेराइन जो लाइफ है उसके लगभग 3rd to 4th वीक में होता है ये क्लोजर, क्योंकि यही आगे जाके स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जो बोन की जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो 3rd और 4th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन जो लाइफ है दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाता है, इसका क्लोजर हो जाता है, क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब हो जाता है, क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब लगभग किस पे हो जाता है, 3 to 4 वीक ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ पे हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है क्या। तो ये एक फेलियर है किसका, क्लोज नहीं हो पाता है, कौन, न्यूरल ट्यूब, मीजोड्रम और एक्टोड्रम अपने आप क्लोज होते हैं, क्लोज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो स्पॉन्टेनियसली क्लोज होते हैं। कब क्लोज होते हैं, बिटवीन 3 to 4th वीक ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ। तो लिखो इट इज द फेलियर ऑफ किस चीज का, न्यूरल ट्यूब, इट इज द फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब कोमा मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, 3 चीजों का है ध्यान रखना, हम पढ़ते सिर्फ न्यूरल ट्यूब है लेकिन ओपी में तीनों चीजें लिख रखी हैं। तो इट इज द फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब, मीजोड्रम एंड एक्टोडर्म। क्यों, किस चीज का फेलियर है कि अपने आप क्लोज नहीं हो पाते, तो टू क्लोज अपने आप को स्पॉन्टेनियसली कब क्लोज नहीं हो पाते हैं, बिटवीन 3 to 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ इज नोन एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन लोगे तो फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब, 2 चीजें और इंक्लूड कर दोगे तो मीजोड्रम और एक्टोड्रम इसके अंदर क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है ईटियोलॉजी के अंदर। अगर दोस्तों हम ईटियोलॉजी की बात करें और फोलिक एसिड की बात नहीं करें तो कभी भी ये टॉपिक पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, फोलिक जो एसिड है दोस्तों इसकी जो डेफिशिएंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीआई की बुक में दे रखा है कि भाई फोलिक एसिड की आप प्रिवेंट कर सकते हो लगभग 72%,
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर आप किसी पेशेंट को अगर फोलिक एसिड देते हो कितना 0.4 mg, कितना 0.4 mg या फिर 400 माइक्रोग्राम भी लिखवा सकते हैं, तो ऐसे मत कर देना कि सर माइक्रोग्राम ही पढ़ा है हमने, तो पर डे तो 72% जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है दोस्तों उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है, कम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चा है ना, जो प्रीवियस जो चाइल्ड है, अगर किसी भी मदर के अंदर मदर विद, क्योंकि जो दवाई दे रहे हैं मेडिसिन दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, मदर को दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मदर विद ए प्रीवियस विद ए बेबी, मदर विद ए बेबी that have neural tube defect, neural tube defect। एक मदर है दोस्तों, उसके जो बेबी है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो अब हम उसको जो डोज देंगे वो 0.4 mg नहीं देंगे, अब उसको हम देंगे 4 mg या फिर 4000 माइक्रोग्राम देंगे। ध्यान रखना, अगर मान लो सिर्फ आपको दोस्तों प्रोफाइलैक्सिस के रूप में देना है कि कभी किसी को हुआ नहीं है तब देना है, तो हम कितना देते हैं दोस्तों, 1 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं, कितना 0 मतलब प्री कंसेप्चुअल पीरियड में ही देना स्टार्ट कर देते हैं, जब प्रेगनेंसी नहीं होती उससे भी 1 महीने पहले हम 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, ठीक है। वैसे इंडिया में जो टैबलेट है वो मेनली 500 mg की 500 जो माइक्रोग्राम दोस्तों उसी की अवेलेबल होती है, ठीक है, ये मुझे आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो डोज जो होती है वो डोज 400 माइक्रोग्राम होती है। और जो मदर विद बेबी दैट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो फिर जो डोज है ना जो कितनी ज्यादा हो गई है, आपको कहाँ 400 है कहीं 4000 माइक्रोग्राम है, तो जो डोज है ना दोस्तों वो 400 का 10 गुना हो गई है, 10 टाइम डोज देंगे हम। कितनी डोज देंगे दोस्तों हम, 10 टाइम डोज देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई फोलिक एसिड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार पढ़ते हो दोस्तों फोलिक एसिड के बारे में, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई वो होगा जिसमें आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन दोस्तों मान लो कि ऑप्शन के अंदर है ना फोलिक एसिड है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कैन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब इसमें ये नहीं आया ऑप्शन, ऑप्शन में जो आयरन, ए, बी जिंक, सी कैल्शियम और डी आ जाए आपका आयोडीन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दैट इज जिंक। ध्यान रखना, जिंक इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेफिशिएंसी। तो ये तो सबने पढ़ा हुआ होता है आपका, ठीक है, जो फोलिक एसिड वो सबने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन फोलिक एसिड के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जिंक ध्यान रखना है। अभी तक सिर्फ सिंपल सा पढ़ा है न्यूरल ट्यूब मेजोड्रम और एक्टोड्रम का डिसऑर्डर है जो कि इसको क्लोज नहीं कर पाता 3 to 4 वीक की प्रेगनेंसी में। क्या देते हैं, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, फोलिक एसिड देते हैं, कितना देते हैं 400 माइक्रोग्राम। लेकिन अगर मदर को पहले से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है, मदर मतलब एक ऐसी मदर जिसका बेबी है उसको पहले से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है, तो फिर हम इसका 10 गुना देंगे, 4 mg देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आए कि भाई आपको जिंक के इसके अलावा और कुछ बताना हो फोलिक एसिड के अलावा, तो आप आंसर में क्या दोगे दोस्तों, दूसरी जो डेफिशिएंसी है वो आप दोगे जिंक की। 2 हो गए, हमने 2 ही पढ़े हैं, फोलिक एसिड हो। एक दोस्तों ट्राइसोमी से रिलेटेड आ जाता है कि भाई कौन सी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। तो ट्राइसोमी 13 के अंदर एंड ट्राइसोमी 13 एंड 15 के अंदर। ध्यान रखना, ट्राइसोमी 13 एंड 15 के अंदर इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब बताओ ट्राइसोमी जो 13 उसे किस नाम से जानते हैं, आप मेरे को 4 क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन है कि ट्राइसोमी 13 को किस नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी 18 को किस नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जानते हो। तीनों के नाम बताने हैं, मैंने आपको एक क्लास में ये करवा रखे हैं, तो ऐसे मत कह देना कि भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हो गए ट्राइसोमी। फोर्थ जो है दोस्तों इसके अंदर दैट इज मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस। अगर मदर को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों, तो इसका जो रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मान लो किसी भी प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट द रिस्क फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। उसके अंदर आ जाए ट्राइसोमी दे दे आपको 13, ठीक है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, और एक दे दे आपको कोर्टिसोल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा नहीं है, तो इसलिए आपको जब भी पता होगा। तो डायबिटीज मेलाइटस में भी मेनली कौन सा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो मेलाइटस है उसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, ज्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल, जो मदर अल्कोहल लेती है उसकी बेबी के अंदर रिस्क ज्यादा मिलेगा, या फिर जो रेडिएशन में रही हुई हो, ठीक है, रेडिएशन जो है दोस्तों वो भी इसका क्या करता है, इस पर फर्क डालता है, रेडिएशन से भी इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेनली 2 ड्रग आपको याद रखनी है दोस्तों, 2 ड्रग्स आपको ऐसी याद रखनी है जिन ड्रग्स के कारण ये जो डेफिशिएंसी वो देखने को मिलती है। दोनों ही आपकी साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, वालप्रोएट एसिड या वालप्रोएट
एसिड है वालप्रोइट, वालप्रोइक एसिड या वालप्रोइट। ये दूसरी जो है दोस्तों कार्बामेमाजेपिन, कार्बामेमाजेपिन। ठीक है, अब शायद आप बोलोगे नहीं, दो हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर दो ड्रग आती हैं, वालप्रोइक एसिड और एक आपका कार्बामेमाजेपिन। ध्यान रखना, इसका जो रिस्क फैक्टर आपसे पूछे कि भाई मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक बच्चा हो चुका तो दूसरे बच्चे के अंदर जो है वो रिस्क क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तभी तो हम 4 mg दे रहे हैं। तो इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो रिस्क है, रिस्क इन जो दूसरा बच्चा होगा उसके अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, उसका जो भाई बहन जो भी होगा, रिस्क इन सेकंड सिबलिंग इज मोर, वो क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। एक आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका ज्यादा रिस्क है। इंडिया के अगर कौन से पार्ट में कोई पूछे कि भाई कौन सा पार्ट है, तो ओपीआई में साफ साफ लिख रखा है कि जो नॉर्थ जो इंडिया है ना दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका जो रिस्क है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है, काम चल जाएगा। अब हम आ जाओ, देखो दोबारा से एक बार मैं चाहता हूँ भाई क्लास में पढ़ो तो रिवाइज करवाओ आप। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं चाहता हूँ आप पढ़ो तो चीजें याद रहें। तो कुछ हमने ज्यादा नहीं पढ़ा दोस्तों, हमने सीधा से पढ़ा, पहले फोलिक एसिड पढ़ा, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, जिंक पढ़ा, ट्राइसोमी पढ़ा, 13 एंड 15। ध्यान रखना, दो है ये तो क्वेश्चन है, 18 में समझ लेना, दिस इज क्वेश्चन। इसके बाद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, एल्कोहल और रेडिएशन ड्रग्स के अंदर दो आएंगे आपकी, वालप्रोइक एसिड आएगी, कार्बामेमा क्या आएगी दोस्तों, जेपिन आएगी। इसके अलावा सेकंड सिबलिंग में ज्यादा रिस्क रहता है, वो जो नॉर्थ इंडिया है दोस्तों उसके अंदर क्या रहता है, ज्यादा रिस्क होता है। बस ये बात आपको पढ़नी है। इसके बाद में दोस्तों इसका आता है क्लासिफिकेशन, कि भाई ये जो डिजीज है दोस्तों इसको कितने भागों में हम बांटते हैं। तो शायद ये सबको पता होता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है दोस्तों उसको हम दो भागों में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, दो भागों में बांटते हैं। एक जो होता है दोस्तों उसको हम बोलेंगे स्पाइना बाइफिडा, और दूसरा सीधा कर दो अदर्स, कुछ मत करो, ठीक है, अदर्स ही रखो। पहला दोस्तों स्पाइना बाइफिडा, और दूसरा क्या कर दो दोस्तों, आप अदर्स कर दो। अदर्स के अंदर आपको बस दो ही याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है एनसिफेलो, पहले एनएनसिफेली लिखो, एन, चलो कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एनएनसिफेली। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा हम आगे। वैसे आपको नाम से लग रहा होगा कि भाई एन तो एब्सेंट है, ठीक है, और लास्ट दोस्तों एनसिफेलोसीली, एनसिफेलोसील, ठीक है, सीली बोलते हैं, सील बोलते हो, वही है। इसके बाद में इधर आता है स्पाइना बाइफिडा। अगर हम स्पाइना बाइफिडा की बात करें दोस्तों, तो स्पाइना बाइफिडा के अंदर आपके आते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें स्पाइना बाइफिडा की तो इसमें मेनली दो आते हैं दोस्तों आपके। एक जो आता है आपका दैट इज स्पाइना बाइफिडा ओक्यूल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओक्यूल्टा, और दूसरा जो आता है दोस्तों दैट इज स्पाइना बाइफिडा। अब आपने दो नाम सुने हुए होंगे, एक नाम सुना होगा आपने सिस्टिका, क्या सुना होगा, सिस्टिका, लेकिन कई बार सिस्टिका नहीं आता तो एपर्टा आएगा, क्या आएगा, एपर्टा। तो दोनों वर्ड याद रखने हैं, एक तो है सिस्टिका और एक है एपर्टा, एक है ओक्यूल्टा और इधर आपके क्या है एनएनसिफेली और एनसिफेलोसीली। ठीक है, अब दोस्तों स्पाइना बाइफिडा ओक्यूल्टा है, उसमें आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन स्पाइना बाइफिडा जो सिस्टिका है दोस्तों उसके अंदर आगे और क्या दे रखा है, क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो इसके आगे की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ दो पढ़ लोगे आप तो भी क्या चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। एक आपका आएगा दोस्तों मेनिंजोसीली, बिल्कुल सिंपल है, जब आप इसको पूरा पढ़ लोगे ना प्रोफेसर कुछ भी नहीं है इसमें, तो मेनिंजोसीली, या फिर दूसरा आएगा दोस्तों माइलो मेनिंजोसीली, या कई बार इसको मेनिंजो माइलोसीली भी कह सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी हम बोल सकते हैं इसको। तो मेनिंजो माइलोसीली, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइलो मेनिंजो, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन है, बस ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो बिल्कुल इसको हम पढ़ सकते हैं। देखो दोबारा से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमने दो भागों में बांटा, स्पाइना बाइफिडा, दूसरा हमने बांटा किसमें, अदर्स में। अदर्स के अंदर दो ही याद रखने, एनसिफेलोसीली और एनएनसिफेली। स्पाइना बाइफिडा के अंदर दो भागों में बांटते हैं, ओक्यूल्टा में और सिस्टिका में, या सिस्टिका को हम किस नाम जानते हैं, एपर्टा के नाम से जानते हैं। एपर्टा जो है दोस्तों फिर मेनिंजोसीली, या दूसरा है मेनिंजो माइलोसीली, या मेनिंजो माइलोसीली को माइलो मेनिंजोसीली, मतलब लेटर्स को इधर उधर लिख दिया, मेनिंजो माइलो मेनिंजो, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है दोस्तों कि भाई कोई क्लासिफिकेशन कोई बड़ा कर दिया हो या ऐसा कर दिया हो, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। जब आप मेनिंजो माइलोसीली पढ़ते हो तो मेनिंजो माइलोसीली को आगे हम और दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, इसको हम आगे और दो भागों में बांटते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये मिल भी जाएगा या फिर नहीं भी मिलेगा। तो ये होते हैं दोस्तों आपके, एक होता है आपका सैक्रल रीजन में ये हो या फिर मिड लंबर में, मतलब जगह कौन सी अफेक्ट कर रहा है, कौन सी जगह पे ये हो रहा है मेनली। एक तो लंबर रीजन में हो सकता है दोस्तों, एक इसमें हो सकता है, ये सैक्रल रीजन के अंदर हो सकता है। तो बस इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो बिल्कुल मैं आपको सिंपल वे में लेके आता हूँ,
ये आ जाओ, ये है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात ये समझो कि ये आपका जो वर्टिब्रल बोन है आपकी, ठीक है, वर्टिब्रा है, इस वर्टिब्रा के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, सब चीजें हैं, बोनी प्रोमिनेंस है, चारों तरफ क्या है, बोनी प्रोमिनेंस है, जो इसको क्या कर रहा है दोस्तों, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके प्रोटेक्ट करने के बाद में कारण क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं आपकी, जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या नहीं आ रही है, बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स क्या नहीं हो रही दोस्तों, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी बाहर नहीं आ रहा, और इसके चारों तरफ पाई जाने वाली मेनिंजेस जो लेयर है वो भी बाहर नहीं आ रही। तो दिस चीज नॉर्मल। अब इधर इस वाले से भी देख सकते हो आप कि यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये बोन है, ये दीज आर बोन्स, ये बोन्स है, सब चारों तरफ प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये इसके अंदर ये आप मान लो मेनिंजेस है, और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये भी अंदर है, इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये पहली कंडीशन हो गई, जिसे हम किस नाम जानेंगे, नॉर्मल कंडीशन के नाम से जानेंगे। दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों स्पाइना बाइफिडा ओक्युल्टा, लिखवाऊंगा बाद में, पहले समझो। स्पाइना बाइफिडा ओक्युल्टा में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बोन है, और ये बोन क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट है, सारी बोन यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सारी बोन क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन 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 यहाँ पर आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि हाँ, अब थोड़ा देखते हैं इसको, एक मिनट रुकना, मैं इसमें वो जोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं आए। हाँ ठीक है, अब ये काम कर रहा है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों कि चारों तरफ क्या है, बोन है, यहाँ पर सब कहीं क्या है दोस्तों, बोन है। इसके कारण ये सब चीजें क्या है, प्रोटेक्टिव है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव है, तो मतलब न्यूरल ट्यूब में कोई डिफेक्ट यहाँ पे नहीं है। प्रोटेक्टिव के कारण ये चीजें कहाँ नहीं आ पा रही, बाहर नहीं आ पा रही। क्या कंडीशन कहलाएगी, नॉर्मल। इसी को दोस्तों यहाँ पर इस जगह पे अगर हमने वर्टिब्रा को उठाया तो वो सेम चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बोनी प्रोमिनेंस है, तो इस सबको, इसको क्या कर रहा है दोस्तों, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको बाहर नहीं आने दे रहा। दिस इज नॉर्मल। पहला जो कंडीशन दोस्तों आपको दिखा, दैट इज स्पाइना बाइफिडा में ओक्युल्टा दिखा। ओक्युल्टा में क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पर ये बोन क्या हो गई, गायब हो गई, ये गायब हो गई, लेकिन कोई भी चीज बाहर नहीं आ रही है। देखो कोई भी चीज आपको, क्या मेनिंजेस लेयर बाहर दिख रही है, नहीं। आपको स्पाइनल कॉर्ड बाहर दिख रहा है, नहीं। तो कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि सारी चीजें क्या है दोस्तों, अंदर छिपी हुई है। क्या है, हिडन है, छुपी हुई है। तो ओक्युल्टा जो वर्ड है, ओक्युल्टा वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब होता है हिडन। ओक्युल्टा जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हिडन होता है। ये सब चीजें क्या है दोस्तों, छिपी हुई है। ये सब चीजें क्या है, छुपी हुई है, बाहर नहीं निकल रही, सिर्फ एब्सेंट है। तो वो क्या, बोनी प्रोमिनेंस एब्सेंट है। यहाँ पर ये वाला जो प्रोमिनेंस है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, दिस वन, ये यहाँ पर क्या नहीं हो रहा दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपको ये यहाँ पर है, नॉर्मल में है, बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। ये चीज यहाँ पर क्या नहीं हो रही दोस्तों, दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके कारण, बट ये चीजें दिखाई नहीं देने के कारण भी ये चीजें क्या नहीं आ पा रही दोस्तों, बाहर नहीं आ पा रही है। तो ये अंदर छिपी हुई है। तो इसे किस नाम जानेंगे, स्पाइना बाइफिडा ओक्युल्टा के नाम से जानेंगे। ठीक है, अभी इन पे वापस बाद में आऊंगा, पहले इनको समझते हैं। मिनट रुको, मैंने जो माइलोसिली की इमेजेस नहीं है क्या इसमें यार, डाली तो थी मैंने। चलो रुको, एक मिनट, एक सेकंड देना, डालता हूँ। चलो हाँ, ये दिस इज मेनिंजोसीली, और एक को डाल देता हूँ, दिस इज मेनिंजोस। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पर नेक्स्ट जो कंडीशन आती है दोस्तों आपके सामने, दैट इज मेनिंजोसीली। अब मेनिंजोसीली में आप एक चीज देख रहे होगे, देखो नॉर्मल के अंदर क्या था, नॉर्मल से हम हर चीज समझ सकते हैं। नॉर्मल के अंदर सब चीजें क्या है दोस्तों, अंदर है। आपकी जो मेनिंजेस है वो भी क्या है, अंदर है। ठीक है, मेनिंजेस जो है वो भी क्या है, अंदर है। मेनिंजेस है वो भी अंदर है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है दोस्तों वो भी क्या है, अंदर है, क्योंकि बोनी प्रोमिनेंस है। ओक्युल्टा के अंदर क्या हुआ था, बोनी प्रोमिनेंस एब्सेंट हो गया था, बट चीजें अंदर थी। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि मेनिंजेस क्या आ गई है, बाहर आ गई है। क्यों, क्योंकि बोनी प्रोमिनेंस यहाँ पर नहीं है, तो मेनिंजेस क्या आ गई दोस्तों, बाहर आ गई। तो मेनिंजो मतलब मेनिंजेस, देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ अपने वर्डिंग पे रहना है कि भाई दो वर्ड है इसके अंदर, एक है मेनिंजो और एक है सीली। सीली जो वर्ड है दोस्तों उसका मतलब होता है सैक, मतलब एक बैग सा, और मेनिंजो का मतलब क्या होगा दोस्तों, मेनिंजो का मतलब मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो लेयर है दोस्तों वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। मेनिंजेस लेयर क्या आ जाती है दोस्तों, बाहर आ जाती है। इससे सीएसएफ भरा हुआ रहता है, इसमें क्या भरा रहता है, सीएसएफ भरा हुआ रहता है। तो दिस इज कॉल्ड मेनिंजोसीली। इसे किस नाम जानेंगे, मेनिंजोसीली के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट है मेनिंजोमाइलोसीली। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, मेनिंजोमाइलोसीली। अब यहाँ पर पहले वर्ड समझो, बाद में समझेंगे। माइलो का मतलब यहाँ पर आप समझना स्पाइनल कॉर्ड, क्या समझना, स्पाइनल कॉर्ड समझना, और मेनिंजो मतलब मेनिंजेस। तो दोनों चीजें, और सीएलए का मतलब सैक, मतलब बाहर आएंगी, बैग के रूप में आएंगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपको
आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये वाली लेयर आ गई, दिस इज मेनिंजेस, और साथ में स्पाइनल कोड भी क्या आ रहा है दोस्तों, बाहर आ रहा है। स्पाइनल कोड भी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम मेनिंजोमाइलोसिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसमें बना रखी है समझाने के लिए, दैट इज स्पाइनल कोड। समझाने के लिए जो स्ट्रक्चर बना रखी है, दिस इज क्या है, ये स्पाइनल कोड है। ये सैक से क्या हुई है, बनी हुई है। तो दोनों चीजें बाहर आएंगी अब यहाँ पे। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम मेनिंजोमाइलोसिली के नाम से जानते हैं। मेनिंजोमाइलोसिल बोलते हैं, मेनिंजोमाइलोसिल बोलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ओक्यूल्टा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। अब कुछ इमेजेस और देख लेते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा इमेज इसलिए लेके आता हूँ कि चीजें आपके दिमाग में छप जाएं, कि आप कभी भूलो नहीं। तो देखो पहली कंडीशन जो है दोस्तों, उसमें क्या है, ओक्यूल्टा है। ओक्यूल्टा में देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बोन एब्सेंट दिख रही है, बट कोई भी स्ट्रक्चर क्या नहीं आ रहा है दोस्तों, बाहर नहीं आ रही है। तो दिस इज ओक्यूल्टा। मतलब आपको इमेज भी अगर कोई दे तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई ये इमेज में क्या कह रहा है। दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, मेनिंजेस जो लेयर है ना, वो तो क्या आ गई है, बाहर आ गई है। मेनिंजेस लेयर तो क्या आ गई है, बाहर आ गई है, लेकिन स्पाइनल कोड इज इंटैक्ट। स्पाइनल कोड क्या है, इंटैक्ट है, अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है। लास्ट जो कंडीशन दोस्तों, दैट इज माइलोमेनिंजोसिली। माइलोमेनिंजोसिली के अंदर क्या होगा दोस्तों, आपकी मेनिंजेस भी आ रही है, साथ में क्या आ रहा है दोस्तों, आपका स्पाइनल कोड भी आ रहा है। तो दैट इज माइलोमेनिंजोसिली। ठीक है, इसे हम किस नाम जानेंगे, माइलोमेनिंजोसिली के नाम से जानते हैं। इसे हम माइलोमेनिंजोसिली के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है इस इमेज में, नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये वापस से ओक्यूल्टा दे रखा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है। एक्चुअली में दोस्तों ओक्यूल्टा के अंदर कोई चीज बाहर नहीं आती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। क्या, तो ये हेयर पाए जाते हैं यहाँ पर। बच्चे की जो पीठ है दोस्तों, उसके ऊपर आपको हेयर दिखाई देंगे। कोई चीज बाहर तो नहीं आएगी, लेकिन क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, हेयर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, हेयर। या फिर अंदर की तरफ डिप्रेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये डिप्रेशन, दिस इज डिम्पल। ठीक है, जैसे गालों पे क्या पढ़ते हैं, डिम्पल, डिप्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे नहीं पढ़ते, लेकिन डिम्पल है। ठीक है, आपको सर आप पढ़ भी नहीं रहे, फिर भी आप कह रहे हो। ये रहा देखो, तब माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा है ये, कि जो स्पाइना बाइफिडा है उसकी सबसे माइनस्ट फॉर्म है ये। एंड देखो द माइल्डेस्ट फॉर्म स्पाइना बाइफिडा की माइल्डेस्ट क्या है, ये फॉर्म है। और इन विच द आउटर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा इज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है। द स्किन में हैव ए डिंपल और हेयर ग्रोथ एट द लीजन साइट। ठीक है, अभी एक इमेज भी दिखा रहा हूं आपको ऐसी इससे रिलेटेड। देखो दिस इज डिंपल, यहाँ पर ये जस्ट एनएस से थोड़ा सा ऊपर क्या बना हुआ रहता है दोस्तों, एक डिंपल सा बना हुआ रहता है। तो ये क्या बना हुआ है दोस्तों, डिंपल बना हुआ है इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दे रखा है कि भाई एक तो डिंपल भी है सैक्रल मतलब रीजन में, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या पाया जाता है दोस्तों, हाइपर पिगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या पाया जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन। छोटा बच्चा है, डायपर पहन रखा है इसने। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा कि भाई बच्चों के अंदर थोड़ा सा क्या रहता है, हाइड्रोसेफेलस क्या रहता है, कॉमन रहता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ये देखो थोड़ा सा, ये नॉर्मल स्पाइन दे रखा है, मेनिंजोसिली, मेनिंजेस को बाहर निकाल रखा है, और यहाँ पर मेनिंजेस के साथ में स्पाइनल कोड भी क्या है, बाहर है। ठीक है, ऐसे तो नहीं भाई ज्यादा इमेजेस देने के कारण आपको ऐसे लगता होगा सर बोर हो गए, अब इतनी भी इमेजेस मत दिया करो आप। ठीक है, तो वो भी आप बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो। मैं चाहता हूँ कोई इमेज का भी क्वेश्चन है तो गलती नहीं करो आप। देखो सेम यहाँ पर है भाई, क्या आ रहा है, जो नर्व है वो बाहर आ गई है, साथ में क्या आ रहा है दोस्तों, देखो येलो कलर की जो दिखाई देना अगर इमेज के अंदर, तो वो स्पाइनल कोड से रिलेटेड ज्यादातर होती है। और यहाँ पर ये क्या है, मेनिंजेस जो साथ में, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, माइलोमेनिंजोसिली हो गई है। ठीक है, बच्चे के अंदर इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। ये आगे इसमें वही दे रखा है, इसको समझा रखा है भाई, नॉर्मल बच्चा है, इसके अंदर स्पाइना बाइफिडा है, ये ब्रेन एब्सेंट है, और या फिर बाहर के ऊपर एक सैक के रूप में रहता है, क्योंकि सीली वर्ड का मतलब सैक होता है, तो इसको एनसेफेलोसिली कहते हैं। आगे इसके बारे में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये देखो स्पाइना बाइफिडा ओक्यूल्टा दे रखा है, छोड़ो, अब इसमें कोई चीज़ बाहर नहीं है, बस यहाँ पर बोन क्या दे रखी है इन्होंने, एब्सेंट कर रखी है। ठीक है, जो चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें मेनिंजेस आ रहा है विद सैक CSF, वो नहीं आ रहा, और यहाँ पर ये नर्व टिश्यू, इसमें ग्रीन भी कर रखे हैं इनको ना, ये वाले। ठीक है, दैट इज माइलोमेनिंजोसिली। ये बच्चा है, इसके आगे पढ़ेंगे। एनसेफेली है ये स्पाइना बाइफिडा है, यहाँ पर बना हुआ है ये, दिस इज स्पाइना बाइफिडा, और इसके बाद एनसेफेलोसिली और एनसेफेली। चलो एनसेफेलोसिली और एनसेफेली देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये पोर्शन, फिर बस हमें लिखना है। एनसेफेलोसिली के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, सीली का मतलब देखो, एनसेफेलो मतलब ब्रेन हो गया, और जो सीली जो वर्ड है, सीली वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका सैक, गुफा। तो ये देखो मतलब कि जो ब्रेन है वो बाहर आ रहा है, देखो ये बाहर आ रहा है दोस्तों, दैट इज एनसेफेलोसिली। और एनसेफेली के अंदर क्या होगा दोस्तों, एन मतलब एब्सेंट, एन वर्ड का मतलब एब्सेंट, और एनसेफेली मतलब ब्रेन। तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स क्या रहेंगे इसमें दोस्तों, एब्सेंट रहेंगे। मेनली जो सेरिब्रम जो होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, एब्सेंट, और बहुत ही कम ये बच्चा क्या कर पाता है, जीवित रह पाता है बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, बस ये आपकी सारी इमेजेस हो गई, मैंने एक एक करके आपको एक एक चीज पढ़ाई है।
और मैं आशा करूँगा कि भाई आपको ये चीज़ें ना समझ में आई होंगी। ऐसे नहीं है कि भाई बस मैंने पढ़ा दी, तो ये मेरा कोई मकसद नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता था कि आपको एक एक चीज़ दोस्तों समझ में आए। तो अब आपको नर्सिंग मैनेजमेंट वो है वो बस वो पढ़ाना है, और इसमें जो नोट्स थोड़े से वो लिखवा देता हूँ ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं बेचारे उनके थोड़ा सा सही रहे। क्योंकि जो जिन्होंने कोचिंग कर रखी है उन्होंने नोट्स लिख रखे हैं, तो जिन्होंने नोट्स लिख रखे हैं वो थोड़े से एक काम कर लो भाई, डबल स्पीड भी देख लो, और तो क्या बता दो, बस डबल स्पीड भी देख लो। और जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी है वो इसको थोड़ा सा लिख लो, आराम आराम से वो सब लिख सकता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर स्पाइना बाइफिडा में, पहला पढ़ते हैं स्पाइना बाइफिडा ओक्यूल्टा। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा, और स्पाइना बाइफिडा में पढ़ रहे हैं पहला हम स्पाइना बाइफिडा ओक्यूल्टा। जल्दी जल्दी लिखूंगा, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, लिखने पे कम ध्यान देना। इससे क्या फायदा होगा कि जो शब्द मैं लिखूं समझ में नहीं आए आपको हैंड राइटिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही है तो ये माइल्डेस्ट होता है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि भाई ये ही मोस्ट कॉमन होता है। अब आपको सर अच्छी बात क्यों है? अरे भाई जिनके अंदर मान लो कि मेनिंजिस बाहर आ रही है और वो कॉमन होती तो ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो माइल्डेस्ट है ये, सबसे ज़्यादा मतलब कम सीवियर फॉर्म होती है, और साथ में क्या है मोस्ट कॉमन है, तो अच्छी बात है ना, ये कॉमन है। अगर और दूसरा होता तो दिक्कत दे देता। तीसरा क्वेश्चन इसकी भाई मोस्ट कॉमन साइट पूछता है वो, भाई ये अगर प्रेजेंट है आपका तो ये कौन सी साइड के ऊपर से वर्टिब्रास क्या रहती है दोस्तों आपकी फ्यूज नहीं हो पाती है, तो ये लंबोसेक्रल रीजन आएगा। क्या आएगा? लंबोसेक्रल रीजन, लंबोसेक्रल रीजन। लेकिन क्वेश्चन लंबोसेक्रल रीजन भी नहीं दे और एक पार्टिकुलर कुछ दे दे वर्टिब्रा, तो क्या आएगा दोस्तों आपका S1 आएगा। क्या आएगा? S1 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि भाई जो वर्टिब्रा है दोस्तों वो क्या नहीं हो पाती हैं, फ्यूज नहीं हो पाती हैं सही से, या क्लोज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, जिससे बट क्या नहीं होता, प्रोट्रूजन नहीं होता। ठीक है, तो लिखना चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि स्पाइना, ऐसे लिखो, वर्टिब्रा जो है फेलियर ऑफ वर्टिब्रा टू क्लोज, फेलियर ऑफ वर्टिब्रा टू क्लोज, तो वर्टिब्रा क्लोज नहीं हो पाती हैं। बट एक चीज और इसमें क्या नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो विदाउट प्रोट्रूजन, मतलब बाहर नहीं आ पाती है, विदाउट प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस। दूसरी ज्यादातर केस के अंदर माइल्ड फॉर्म है दोस्तों, तो ज्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इसके अंदर कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये क्या रहता है? एसिम्प्टोमेटिक रहता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपको क्या तो हेयर मिलेंगे बैक के ऊपर, हेयर, या फिर क्या मिलेगा, डिंपल मिलेगा। तो ये दोनों चीजें याद रखना, हेयर और डिंपल क्या मिलते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं बैक पे, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, हेयर डिंपल मिलेंगे, या फिर क्या मिलता है दोस्तों, ठीक है, हेयर लिख सकता है, हेयर पैच लिख सकता है, तो वो ये चीजें लिख सकता है, तो उसको आपको थोड़ा समझना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, पहला हो गया हमारा खत्म। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड है दोस्तों आपका स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका या स्पाइना बाइफिडा एपरेटा। ठीक है, सिस्टिका और एपरेटा हम देखते हैं। आगे लिख देता हूं यार, तो सेकंड है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका या एपरेटा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहली बात, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि भाई मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। मोस्ट कॉमन क्या होती है दोस्तों? साइट। इसमें मेन चीज क्या होगा, अगर सिर्फ इसी की डेफिनेशन है कि सिस्टिका या एपरेटा में क्या होता है, तो आप बताओगे कि प्रोट्रूजन होता है। ठीक है, फेलियर टू, ऐसे लिखना पूरी डेफिनेशन की, फेलियर टू क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड लीड्स टू प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस और बोथ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो क्वेश्चन आएगा कि भाई मोस्ट कॉमन जो साइट जो होती है इसकी कौन सी साइट के ऊपर मेनली प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर आएगा डोर्सो लंबर रीजन, दैट इज डोर्सो लंबर रीजन।
डोर्सो जो लंबर रीजन वो आएगा, ठीक है। अब बाहर कोई भी चीज आ रही है ना दोस्तों, तो ओपीके की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या पता कि वैसे की वैसे वर्ड दे दे वो, क्योंकि किसके रूप में प्रेजेंट होता है, तो एक रोसा मतलब एकदम क्लीन नहीं, साफ नहीं, रोसा रेड कलर का मास सा दिखाई देता है, उसको बोला उन्होंने रो रेड फ्लैशी ओपीक्यू है नहीं ब्लैक, रो रेड RRF यहाँ रो रेड फ्लैशी ब्लैक क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये ओपीके में दे रखा है, हो सकता है कि वो दे दे कि मतलब भाई बाहर जो आ रहा है ना, तो उसकी अपीयरेंस आपको बतानी होगी कैसे होता है, तो वो जो वर्ड है ना दोस्तों वो क्या आएगा, रो रेड फ्लैशी ब्लैक आएगा, क्या आएगा, रो रेड फ्लैशी जो है वो ब्लैक इसके अंदर आता है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं मेनिंजोसीली। मेनिंजोसीली, तो मेनिंजोसीली शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, भाई मेनिंजीज का क्या होता है, इसमें प्रोट्रूजन होता है, वो लाइन हम नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है भाई, जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो पाती है, तो वो लाइन आप खुद लिख लेना, सिर्फ इतना लिखो इसमें कि प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजीज होता है, इसमें प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजीज, और उसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, कंटेनिंग ओनली CSF, इसके अंदर सिर्फ क्या रहता है दोस्तों, CSF रहता है, और जो सैक है एंड सैक इज वो जो सैक है दोस्तों कवर्ड रहती है, ठीक है, एंड सैक इज कवर्ड बाय स्किन, दैट इज कॉल्ड मेनिंजोसीली। लेकिन इसके अंदर नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है, तो नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, स्पाइनल कोड नहीं है ना डायरेक्ट, मतलब नर्वस सिस्टम में मेनिंजीज तो मान सकते हैं बट स्पाइनल कोड नहीं है, तो ज्यादातर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट है ना दोस्तों वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसकी एसोसिएटेड डिजीज पूछ लेते हैं, ज्यादातर ऐसे बच्चों के अंदर जिनके अंदर मेनिंजोसीली पाया जाता है ना, उसके अंदर ज्यादातर ये देखने को मिला है दोस्तों कि वेजाइनल सेप्टा, वेजाइनल 2 सेप्टम में बटी हुई रहती है, ठीक है, इस प्रकार से वेजाइना की जो ट्यूबिंग है वो 2 सेप्टम में बटी हुई रहती है, या फिर रेक्टो वेजाइनल, जो वेजाइना और जो रेक्टम वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो रेक्टो वेजाइनल जो फिस्टुला है दोस्तों वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको माइलोमेनिंजोसीली, माइलोमेनिंजोसीली, बस 2 वर्ड हैं, प्रोट्रूजन ऑफ होगा मेनिंजीज एंड प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजीज एंड स्पाइनल कोड, दोनों का होगा, मेनिंजीज का भी होगा और स्पाइनल कोड का भी। कई बार वो स्पाइनल कोड नहीं लिखकर न्यूरल एलिमेंट वर्ड यूज कर सकता है, क्या यूज कर सकता है, न्यूरल, या स्पाइनल कोड का कोई पार्ट कर सकता है इंक्लूड, जैसे उसने कोडाइक्विना बोल दिया, तो उसको भी आपको क्या रहे हैं समझना है। नेक्स्ट दोस्तों सब चीज इंक्लूड हो गई, तो मोस्ट सीवियर फॉर्म कौन सी कहोगे आप, मोस्ट सीवियर मोस्ट सीरियस फॉर्म यही होगी, क्योंकि सब कुछ क्या है इसके अंदर इंक्लूडेड है, जब सब कुछ इंक्लूडेड है तो यही रहेगा। इसके बाद इसका भी कॉमनेस्ट साइट पूछते हैं, कॉमनेस्ट साइट, तो जो इसकी कॉमनेस्ट साइट होती है दोस्तों वो होती है आपकी लंबोसैक्रल रीजन, लंबोसैक्रल, ठीक है, क्या होता है, लंबोसैक्रल, इसका क्या होता है दोस्तों, रीजन होता है। इसके अलावा इस डिजीज के अंदर दोस्तों जो हाइड्रोसिफेलस है ना वो भी पाया जाता है, ठीक है, मेनिंजोमाइलोसीली के अंदर जो हाइड्रोसिफेलस होता है दोस्तों वो भी क्या होता है, कॉमन होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेना कि इसके अंदर ये इंक्लूडेड रहते हैं, लेकिन साथ में हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन भी पाई जाती है। हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है दोस्तों, कॉमन देखने को मिला है। अब ये 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी इसको लिखा रखा है, उसका जो क्लासिफिकेशन लिखाया है, तो पहला जो है दोस्तों दैट इज सैक्रल, पहला क्या है दोस्तों, सैक्रल। तो सैक्रल के अंदर मेनली क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों, सैक्रल रीजन जो होता है ना वो एक्चुअली में ब्लैडर और बाउल इन सबसे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसके कारण सैक्रल रीजन में होने के कारण ये देखने को मिला है कि ब्लैडर एंड बाउल इनकॉन्टिन्यूअस देखने को मिलेगा, और एक्चुअली में बच्चों के अंदर आपको ये तो रहता है, ये कंट्रोल नहीं होता, लेकिन दोस्तों कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग मिलेगी, ठीक है, जैसे मान लो एक बार यूरिन कर दिया बच्चे ने तो वो पूरा यूरिन करता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूअस मिलेगा, वही यूरिन करता रहेगा, आता रहेगा यूरिन, रुक रुक कर यूरिन क्या रहेगा दोस्तों, आता रहता है। तो ब्लैडर और बाउल जो इनकॉन्टिन्यूअस है दोस्तों सैक्रल में देखने को मिलेगा। फिर आता है मिड लंबर, ठीक है, सेकंड जो है दोस्तों लंबर या फिर मिड लंबर, लंबर भी लिख सकता है वो, या मिड लंबर मेनिंजोमाइलोसीली। अब इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। पहली बात तो कि जो लोअर लिम्स जो होती है ना दोस्तों उनके अंदर क्या होगा कि पैरालाइसिस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैसिड पैरालाइसिस, फ्लैसिड पैरालाइसिस ऑफ लोअर लिम्ब। अब आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि बच्चे के अंदर क्या चेक करना चाहिए अगर उसके अंदर मेनिंजोमाइलोसीली प्रेजेंट है, तो दोस्तों आप रेस्पॉन्स चेक करोगे कि भाई पैरों के अंदर अगर आप पिंच चुभो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो बच्चा है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, चेक फॉर रेस्पॉन्स,
टू पेन स्टिमुलाई, ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, दिस इज नर्सिंग मैनेजमेंट। चेक और रेस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलाई, कि भाई पेन स्टिमुलाई से रेस्पॉन्स कर रहा है भी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसको क्या हो, लोअर लिम्ब के अंदर दोस्तों ये हो। अब लंबर रीजन है तो लंबर से नीचे वाले जितने भी रीजन हैं दोस्तों सारे ही होंगे, तो सैक्रल भी होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यूरिन जो है वो बार बार आता रहेगा, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन की जो ड्रिबलिंग है ना दोस्तों वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यूरिन की ड्रिबलिंग क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर एक चीज और एसोसिएटेड होती है, ये देखने को मिला है कि लंबर रीजन जब अफेक्टेड रहता है ना, तो ऐसे बच्चे के अंदर क्लब फुट भी देखने को मिला है, या फिर दोस्तों जो हिप है उसका डिसलोकेशन देखने को मिलता है, तो ये एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ में। ऐसे बच्चों के अंदर ये चीजें और प्रेजेंट मिलती हैं। डिसलोकेशन ऑफ जो हिप है दोस्तों वो भी क्या होता है, ऐसे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ मैं एक दो चीजें लिखा देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कर लो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिख लो, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो चीजें हमने पढ़ी नहीं है वहां पे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट करके लिख लो या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दोस्तों वो लिख लो। पहली चीज तो क्या है दोस्तों, ये पूछता है कि भाई बच्चे के अंदर हाइड्रोसेफेलस की मैंने क्या कहा, माइलोमेनिंजियोसिल में भी क्या था, रिस्क था, तो ऐसे बच्चों के अंदर हमें मेजर करना चाहिए हेड सर्कमफेरेंस। क्या मेजर करना चाहिए दोस्तों, हेड सर्कमफेरेंस क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस के अंदर जो हेड है दोस्तों क्या होगा, हेड की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा दोस्तों ये इस स्पाइना बाइफिडा के अंदर है वो एक डेफिनेशन के अंदर एक चीज लिख के दे सकता है। ठीक है, वो मैंने वहां पे बताया नहीं, मैंने आपको बताया था कि भाई वर्टिब्रा जो है ना वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, तो वो इस पार्ट को लिख सकता है, वो लिख सकता है कि भाई क्या एब्सेंट रहता है, तो मेनली पोस्टीरियर जो लेमिना है ना, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेमिना वो एब्सेंट रह सकता है। पोस्टीरियर वो इससे रिलेटेड नहीं है, वही नर्सिंग मैनेजमेंट से, यहाँ मत लिखना इसको ना, वहाँ पर लिखना ऊपर कि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ जो लेमिना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरे दिमाग में आया कि भाई उसमें डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था भाई स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ जो लेमिना है ना दोस्तों, एक वर्टिब्रा की या एक से ज्यादा वर्टिब्रा की, वो क्या नहीं हो पाती है, फ्यूज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में एक चीज ध्यान रखना, आपको ये पूछे कि भाई कोई भी बच्चे के अंदर सैक है बाहर बनी हुई है, तो आप उसको किस चीज से कवर करोगे, तो भाई बॉडी के अंदर के जो टिश्यूज है सब में आंसर सेम रहेगा, आपको कोई अलग अलग आंसर नहीं चेक करना। पहले भी हमने पढ़ा था, एक्स्ट्रोपी ऑफ द ब्लैडर में भी पढ़ा है हमने, तो एक तो क्या चीज होनी चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए, हमेशा यही आएगा। एक क्या होना चाहिए दोस्तों, मॉइस्ट होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, जो चिपकना नहीं चाहिए, तो नॉन एडिरेंट होना चाहिए। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, नॉन एडिरेंट होना चाहिए, मतलब चिपकना नहीं चाहिए। ज्यादातर क्या यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन, क्या यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। इस चीज से हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, इस चीज से क्या करेंगे दोस्तों, हम ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर डायपर यूज नहीं किया जाता। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है मौसमी की बुक में कि डायपर जो है वो कंटामिनेट कर सकता है इसको, तो इसलिए उसको हम क्या नहीं करते हैं दोस्तों, नहीं करते हैं। ठीक है, डायपर का जो यूज है दोस्तों वो हम इसके अंदर नहीं करते हैं। अब आपको सर कि इसका जो मेन मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट है, वो तो आपने करवाया ही नहीं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्टली आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इनको क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो डिजीज है ना उसमें 3-4 ही लाइन है, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला कि भाई प्रायोरिटी आप किस चीज़ की रखोगे। दोस्तों प्रायोरिटी जिस चीज़ की रखी जाएगी वो प्रायोरिटी मेनली रखी जाती है, सबसे पहला अगर प्रायोरिटी पूछे कि आपको क्या करना है दोस्तों, तो पहली चीज़ आप क्या करोगे, प्रिवेंट करोगे ट्रोमा टू सैक। ठीक है, मतलब जो बाहर जो सैक बनी है दोस्तों उसके अंदर कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, सीएसए बाहर निकलने लगे, लीकेज हो गया सारा, तो उसको आपको करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, कि उस जगह पे क्या नहीं हो दोस्तों, इन्फेक्शन नहीं हो। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक तो ड्रेसिंग जो भी मैंने आपको बताई है उस चीज़ का क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि भाई ड्रेसिंग के अंदर क्या करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन वहाँ पर साफ साफ दे रखा था कि भाई जो ड्रेसिंग है ना वो कितने घंटे में चेंज करोगे आप, तो हर 2 से 4 घंटे के अंदर, बताओ हर 2 से 4 घंटे के अंदर आप क्या करेंगे, ड्रेसिंग चेंज करेंगे। इसके अलावा जब ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो दोस्तों सैक को देखेंगे, उसको क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि कहीं उसमें किसी प्रकार का लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी प्रकार का उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, इरिटेशन है दोस्तों, इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन चीजों को दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए। इसके अलावा भाई जो सैक है उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए, तो अवॉइड करोगे प्रेशर ऑन सैक, क्योंकि इसकी इंजरी हो जाएगी, तो अवॉइड प्रेशर ऑन सैक, प्रेशर ऑन सैक।
अब आपसे कोई ये पूछे दोस्तों कि भाई इसके अंदर पोजीशन कौन सी दोगे आप, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन दोगे आप, तो पोजीशन में 2 पोजीशन दे रखी है, क्या तो आप इसको प्रोन दो क्योंकि जो सैक ऊपर की तरफ रहेगा, या फिर साइड लाइन पोजीशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, कौन सी पोजीशन देते हैं, तो प्रोन या साइड लाइन। इससे क्या होगा दोस्तों, जो इंजरी है वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज दोस्तों एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक्सरसाइज में ध्यान रखना, एक्सरसाइज में साफ साफ दे रखा है कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइज है वो दोस्तों करवाते हैं जब तक कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो। उसमें क्या होगा भाई, बच्चा है उसको हम खुद क्या करवाते हैं, ज्यादातर लोअर लिम्स की करवाई जाती है, क्योंकि वहां पर जहां पर लीजन होता है उससे नीचे की तरफ पैरालिसिस होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं, तो इसलिए वहां का करवाना क्या है दोस्तों ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चों के दोस्तों एलिमिनेशन के लिए चेक करोगे तो मैंने बताया भाई यूरिन कॉन्टिनेंस है, स्टूल कॉन्टिनेंस होता है, तो कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का स्टूल या यूरिन जो है दोस्तों वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट हम करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक आपको याद रखना है, चलो एक बार डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ये देखते हैं, या फिर पहले ये करा देता हूँ एनेंसेफेली और ये करवा देता हूँ। अब ये क्लासिफिकेशन हो गया, इसका हमने नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ लिया। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं एनेंसेफेली और एनसेफेलोसीली, तो इनमें कुछ ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है भाई। देखो एनेंसेफेली के अंदर क्या रहेगा कि जो ब्रेन है ना वो मेनली जो स्कल जो बोन है वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, और स्कल बोन तो एब्सेंट रहेगी, साथ में जो स्कल बोन है दोस्तों उसके एब्सेंट रहने के साथ साथ में ब्रेन के कुछ पार्ट भी एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। ब्रेन के कुछ पार्ट भी क्या रहते हैं दोस्तों, एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है दोस्तों वो भी क्या रहता है आपका इसमें एब्सेंट रहता है। इसके अलावा स्कल जो बोन है दोस्तों वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। एनसेफेलोसीली के अंदर क्या होगा भाई, बाहर की तरफ प्रोट्रूजन होगा, तो ब्रेन टिश्यूज किस में आ जाते हैं, सैक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट तो रहते हैं लेकिन एक सैक के रूप में आ जाते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, एनसेफेलोसीली के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको आप लिख लेना खुद, इनकी इमेजेस दे रखी हुई मैंने आपको दिखा दी है। देखो ये रहा एनेंसेफेली, तो ब्रेन कुछ पार्ट क्या इसमें गायब है, और यहाँ पर एनसेफेलोसीली के अंदर क्या हो रहा है, बाहर प्रोट्रूजन हो रहा है, ब्रेन टिश्यू क्या हो रहा है दोस्तों बाहर, मेनली ऑक्सीपिट रीजन की तरफ ही होता है ये मेनली, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रेन का पार्ट क्या है दोस्तों एब्सेंट है, तो दिस इज एनेंसेफेली, ये एनेंसेफेली रहेगा, तो अंतर आना चाहिए आपको इमेज देखिए कि दिस इज एनेंसेफेली एंड देन दिस इज एनसेफेलोसीली, ये क्या है एनसेफेलोसीली, तो दोनों के अंदर अंतर जरूर पता होना चाहिए, आपको अंतर नहीं आ रहा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से बनता है, आप ओबीजी के अंदर भी पढ़ते हो, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि भाई इसके अंदर एक चीज टेस्ट करवाते हैं हम, अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है ना दोस्तों, या फिर एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या करते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन क्या करते हैं दोस्तों चेक करते हैं, और इसका जो लेवल है दोस्तों वो क्या करता है, मिलता है बढ़ा हुआ मिलता है, लेवल क्या होता है दोस्तों, बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजों में जैसे एक्सरे करवा लो, यूएसजी करवा सकते हो आप, ठीक है। यूएसजी में बताया गया है कि भाई हेड का यूएसजी करवा के देखना चाहिए एक बार, और एक जो सैक है दोस्तों उसका हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा सीएसएफ का कल्चर करवाना चाहिए, सीएसएफ जो कल्चर है वो जरूरी है, और इसके अलावा आप सीपीसी करवा लो, बस ये सब चीजें हम क्या करवा के देखते हैं पेशेंट के अंदर। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों इसके मैनेजमेंट की, अगर हम इसके देखो नर्सिंग मैनेजमेंट पहले पढ़ लिया, ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो मैंने आपको पहले पढ़ा दी ताकि आप छोड़कर जाओ तो कम से कम आपको ये चीज़ें तो पता रहे कि भाई जो सर ने कहाँ तक करवा दिया। कई बार क्या होता है बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और फिर उनको क्या आती है, दिक्कत आती है। तो मैं सर्जिकल मैनेजमेंट करवाऊंगा, और सर्जिकल मैनेजमेंट का जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो मैं उसके साथ ही आपको करवा दूंगा। सर्जरी मैनेजमेंट में क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ भाई जरूरी ये है कि बाहर की तरफ जो भी चीज़ें आई हुई हैं दोस्तों उनको क्या करना, क्लोज करना। तो पहला हमारा मैनेजमेंट इससे रिलेटेड होना चाहिए कि बाहर जो भी चीज़ें आई है ना उनको हम क्या करें दोस्तों, क्लोज करें। दूसरा जो मैनेजमेंट आएगा दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोसिफेलस। अगर हाइड्रोसिफेलस प्रेजेंट है तो फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हाइड्रोसिफेलस प्रेजेंट है तो फिर हम जो सेंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, सेंटिंग करते हैं। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल जो सेंट है दोस्तों वो हम क्या करते हैं इसके अंदर लगाते हैं। अब देखो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन आता है कि भाई जो लीजन है वो ओपन है, ओपन लीजन है, मतलब स्किन नहीं है, ओपन लीजन है, और उससे सीएसएफ क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ड्रेनिंग सीएसएफ है, ओपन लीजन है। तो ओपी के में साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। तो इसको कब क्लोज करना चाहिए, तो विद इन 24 आवर्स। इसको हम कब क्लोज करेंगे, सर्जरी के द्वारा क्लोज करेंगे, सर्जरी के द्वारा क्लोज विद इन 24 आवर्स। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि अगर ओपन है तो जो सर्जरी है वो 24 घंटे के अंदर करेंगे, और अगर क्लोज भी है तो भी ज्यादा टाइम नहीं, 48 आवर्स। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रख लेना भाई, ओपन है तो 24 आवर्स, और अगर क्लोज है तो दोस्तों 48 आवर्स। बस यही सर्जरी मैनेजमेंट, कुछ नहीं देखना।
और एक आपको याद रखना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोसिफेलस है तो नेक्स्ट सर्जरी किसकी करेंगे दोस्तों, हम शंट प्लेसमेंट कर देते हैं। कल की इस क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। दोनों जो शंट है आपको वेंट्रिकुलो जो एट्रियल या पेरिटोनियल जो दोनों शंट है उनके बारे में क्या किया दोस्तों, बात की है। बस सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर यही है और आपको कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं पड़ रहा। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों एक बार नर्सिंग मैनेजमेंट, हम सर्जिकल मैनेजमेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई पोस्ट ऑपरेटिव लिख लो इसका, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। भाई पोस्ट ऑपरेटिव जैसे सर्जरी होके आ गई तो सर्जरी के बाद में दोस्तों आप क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि भाई अभी भी सर्जरी हुई है तो सर्जरी वाला कोई भी क्या होगा दोस्तों, पार्ट होगा, ठीक है, इंसिजन लगे हुए होंगे, तो उससे क्या होगा भाई, उसमें भी हम पोजीशन तो कौन सी देंगे, अभी भी प्रोन ही देंगे, पोजीशन तो अभी भी कौन सी देंगे दोस्तों, हम प्रोन ही देंगे या फिर साइड लाइन देंगे। तो पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, यहाँ पर सर्जरी जो पोजीशन है दोस्तों क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ऐसे कहते हैं कि भाई प्रोन या साइड लाइन पोजीशन देने के कारण एक तो क्या होता है कि जो सूचर्स जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, ठीक है, जो ग्राफ्ट जो लगाया है, जो वहाँ पर मैंने स्किन का ग्राफ्ट लगाया हुआ, स्किन नहीं थी तो स्किन कहीं से हटा के वहाँ पे लगाई होगी तो उसके ऊपर भी क्या नहीं आता दोस्तों, प्रेशर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस चीज को असेस करना चाहिए, तो ध्यान रखना दो चीजों को असेस करना चाहिए, एक आईसीपी को असेस करना चाहिए, एक हेड सर्कमफेरेंस को क्या करेंगे, हम असेस करेंगे, ठीक है। आईसीपी और जो हेड सर्कमफेरेंस है दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए, बस खत्म। इससे ज्यादा आपको कोई पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। बस अब हम ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी तब हम क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। तो कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट अगर कुछ आएगा तो वो हम कहाँ देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में देख लेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या था, आप देखो समझ में भी आ जाएगा, द डिस्चार्ज ऑफ ए न्यू बोर्न विद ए सर्जिकली रिपेयर्ड, कि एक न्यूबॉर्न है दोस्तों उसको हम क्या करें, डिस्चार्ज कर रहे हैं, और न्यूबॉर्न को क्या है, माइलोमेनिंजोसिली है, ठीक है। व्हाट टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्रिपेयरिंग द पेरेंट फॉर डिस्चार्ज, तो आप कौन सी टीचिंग दोगे, पहले दे रखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव पोजीशन। ध्यान रखना कभी भी ऐसे नहीं है भाई हमने प्रोन दे दी लेकिन मैंने रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लिखा ना, साइड लाइन दे दी, ऐसे नहीं कि बच्चा मूवमेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बच्चा मूवमेंट ही नहीं करेगा तो उसकी सही से क्या नहीं हो पाएगी दोस्तों, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड दे रखा है डिस्कशन अबाउट द नीड टू लिमिट द इन्फेंट्स फ्लूइड इनटेक, कभी लिमिट नहीं करेंगे, बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कहीं पानी की थोड़ी कमी है भाई कि आप लिमिट करोगे, तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो ये नहीं करेंगे। फोर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड टू प्रोवाइड द इन्फेंट विद क्वाइट एनवायरनमेंट, भाई बच्चे को क्वाइट एनवायरनमेंट यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी डिटेल यहाँ पर दे रखा है कि जैसे बच्चों को रिस्क हो, मान लो सीजर हो जरूरत तब आप दे सकते हो, यहाँ पर क्वाइट एनवायरनमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों के अंदर ग्रोथ के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जो स्टिमुलाई है दोस्तों वो क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा थर्ड, इंस्ट्रक्शन टू हाउ टू डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस टू द इन्फेंट्स लोअर एक्सट्रीमिटीज। मैंने आपको बताया कि भाई लोअर लिम्ब के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, तो इसके कारण हम क्या करवाते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं बच्चे के अंदर, इसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, ठीक है। तो इसमें लिख लो, देखो इसमें माइलोमेनिंजोसिली में, माइलोमेनिंजोसिली के में चाइल्ड को पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, आप पूरा लिख लेना, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, ऑफ लोअर लिम्स लिखना, ऑफ लोअर लिम्स से करवाई जाती हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पेरेंट ऑफ एन इन्फेंट हु हैज हैड ए सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए, ठीक है, एक पेरेंट दोस्तों, एक बच्चे का, इन्फेंट का क्या हुआ है, सर्जिकल रिपेयर हुआ है, किसका, माइलोमेनिंजोसिली का। क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है कंसर्न्स अबाउट द स्किन केयर, ठीक है, भाई स्किन केयर कैसी प्रोवाइड करनी है मुझे, एंड आस्क व्हाट दे कैन डू टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स, कि वो क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। द नर्स शुड टीच द पेरेंट्स दैट देयर इन्फेंट, नर्स को क्या बताना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, इन्फेंट का पेरेंट है, क्या हुआ है उसका, सर्जिकल रिपेयरमेंट हुआ है, किसका, माइलोमेनिंजोसिली का हुआ है, किसके बारे में एक्सप्रेस कर रहा है, स्किन केयर के बारे में, कि भाई कैसे वो स्किन केयर देकर प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो नर्स को क्या पढ़ाना चाहिए। पहली बात माइलोमेनिंजोसिली है, कौन सी डिजीज है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, कौन सी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कौन सी है, स्पाइना बाइफिडा है, स्पाइना बाइफिडा में भी ये कौन सी, माइलोमेनिंजोसिली है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा दो प्रकार का होता है, एक ओक्यूल्टा और एक सिस्टिका, तो ये कौन सा है, सिस्टिका है आपका। पहला दे रखा है विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म मल्टीडिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर, दूसरा दे रखा है शुड टेक प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी इनडेफिनेटली,
मतलब भाई आपको क्या वो बता रहा है, देखो कितनी गलत चीज बता रहा है कि आपको हमेशा के लिए इंडेफिनिटली, मतलब पता ही नहीं है कि कब तक एंटीबायोटिक चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक चलाने की कोई जरूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। थर्ड दे रखा है मस्ट बी केप्ट ड्राई बाय अप्लाइंग पाउडर आफ्टर ईच डायपर चेंज। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसमें ये बता रखा है कि भाई पाउडर जो है ना वो यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है और वो क्या कर सकता है दोस्तों, इरिटेट कर सकता है, इसलिए पाउडर का यूज नहीं किया जाता है। फोर्थ जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या दे रखा है कि डज नॉट नीड एनीथिंग मोर देन, ठीक है, कोई चीज डज नॉट नीड एनीथिंग मोर देन रूटीन क्लींजिंग एंड डायपर चेंजेस, ठीक है। भाई इसमें सीधी सी बात मैंने आपको बताया था कि डायपर का जो यूज है वो हम करते ही इसके अंदर नहीं है। रूटीन क्लींजिंग वर्ड ठीक है लेकिन डायपर का यूज हम नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट जो आंसर होगा इसके अंदर विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलो अप केयर। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक चलेगा भाई, ये ऐसे तो है नहीं कि बस आप आए और आप ठीक हो गए। दूसरी बात मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर मतलब क्या है, कई सारे कंसल्टेंटों की जरूरत पड़ेगी, इसमें कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे भाई आपको पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, आपको पीडियाट्रिक सर्जन की जरूरत पड़ेगी, आपको न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर की क्या पड़ती है, लंबे समय तक क्या पड़ती है दोस्तों, इसमें जरूरत पड़ती है। तो लिखो इसमें माइलोमेनिंजोसिली में मेनिंजोसिली में पेरेंट्स को इन्फेंट को लिखो यार, इन्फेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर की जरूरत पड़ती है। मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर मतलब बार बार आना पड़ेगा उसको डॉक्टर के पास, ठीक है, बार बार आना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक बार में हो गया काम हो गया, कि नीड होती, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन है टोटल, 2 हो गए हमारे, 4 और बचे शायद, 5 बच गए होंगे, 2 हो गए तो 7 हैं तो 5 बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इन्फेंट विद माइलोमेनिंजोसिलो बिफोर सर्जिकल करेक्शन। देखो 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 इसमें क्या दे रखा है, बिफोर सर्जिकल करेक्शन दे रखा है कि, और प्राइमरी नर्सिंग है तो क्या चीज करोगे दोस्तों। अब 2 ऑप्शन है, पहला दे रखा है इसके अंदर इन्फेक्शन को मिनिमाइज करना, दूसरा है ट्रॉमा टू द सैक, ऑब्जर्व फॉर इंक्रीजिंग पैरालिसिस, एसेस फॉर डिग्री ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। तो थर्ड और फोर्थ फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे इतना इनकी कंपेयर में, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इन्फेक्शन तो फिर भी टाइम लेता है, लेकिन ट्रॉमा टू द सैक आप कभी भी करवा सकते हो, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ट्रॉमा टू द सैक प्रिवेंट करना होता है। ऑल्दो इन्फेक्शन इज आल्सो important that you have to minimize the infection, but if you have to select the one option between minimize infection and prevent trauma to the sac, then you have to choose prevent trauma to the sac। आपको यही क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। थर्ड देखा ऑब्जर्व फॉर इंक्रीजिंग पैरालिसिस, हाँ पैरालिसिस कैन हैपन बट दिस इज नॉट ए प्रायोरिटी क्योंकि इट विल टेक टाइम, बट मतलब हैपनिंग ऑफ द ट्रॉमा will be happen without any time, कोई टाइम नहीं लेगा, है ना। assess the degree of the bowel and bladder control, ठीक है ये सही है क्योंकि bowel and bladder incontinence प्रेजेंट होता है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों यहाँ पर है ना इन्फेंट दे रखा है, और इन्फेंट के अंदर तो वैसे भी आप बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है वैसे ही प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस हिसाब से भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो इन्फेंट के अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं होता नहीं, तो इसके अंदर आएगा प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सैक इज द राइट आंसर। तो लिखो माइलोमेनिंजोसिली में फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिवेंट ऐसे कैसे लिख लो, प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सैक है, प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सैक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ट्रॉमा टू द सैक को प्रिवेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन इन्फेंट विद ए माइलोमेनिंजोसिली इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। एक बच्चा है दोस्तों 1 साल का है, क्योंकि नीकू के अंदर तो 28 दिन तक का बच्चा रह सकता है, तो उसके बाद में किस में रहेगा, वो पीकू के अंदर रहेगा, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रहेगा। डिजीज क्या है, माइलोमेनिंजोसिली है। व्हाइल द इन्फेंट इज अवेटिंग सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, तो जो बच्चा है दोस्तों वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि भाई इसका क्या हो, डिफेक्ट क्या हो, करेक्ट होगा। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि सर्जरी से पहले एक चीज पूछ रहे हैं ये, पहला देखा यूजिंग द डिस्पोजेबल डायपर, तो मैं पहले फिर बताना चाह रहा हूँ कि डायपर जो है ना वो सैक को क्या कर सकते हैं, कंटामिनेटेड कर सकते हैं ऊपर आके, ठीक है, तो इनका हम यूज नहीं करते हैं। डायपर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यूज ऑफ डायपर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन
माइलोमेनिंजोसीली। प्लेसिंग द इन्फेंट इन द प्रोन पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, याद अभी तक तो कोई गलत है नहीं इसमें भाई, प्रोन या साइड लाइन पोजीशन जो है वो देते हैं। थर्ड क्या देखा है, परफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल चेक्स अबव द साइड ऑफ द लीजन। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉब्लम जो मेनली होती है ना, जो लीजन होता है उससे नीचे की तरफ होती है, नहीं कि ऊपर की तरफ, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो परफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल चेक अबव द साइड ऑफ द लीजन नहीं आएगा, ये क्या आएगा, बिलो द साइड ऑफ लीजन आएगा, क्या आएगा, बिलो द साइड ऑफ लीजन। फोर्थ क्या कहते हैं, वॉशिंग द एरिया बिलो द डिफेक्ट विद नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि भाई आपको इसके साथ में क्या करोगे दोस्तों, आप बिलो द डिफेक्ट को साफ करने की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो कोई ऐसा कहीं पे भी इंडिकेटेड नहीं किया गया है, ठीक है। तो लिख लो, लिखो माइलोमेनिंजोसीली के पेशेंट को प्रोन पोजीशन दी जाती है, बस लिखो माइलोमेनिंजोसीली के पेशेंट को प्रोन और साइड लाइन दोनों अगर ऑप्शन में है तो प्रोन करके आना, ठीक है। वैसे आएंगी नहीं, बट मान लो कि दोनों आ जाएं तो फिर आपको एक चूज करनी है, तब आप कौन सी चूज करोगे दोस्तों, आपको प्रोन पोजीशन चूज करनी पड़ेगी, तब आपको कौन सी पोजीशन चूज करनी पड़ेगी, आपको प्रोन पोजीशन चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर क्लोजर ऑफ ए न्यूबॉर्न माइलोमेनिंजोसीली, ठीक है, कि भाई आपने एक न्यूबॉर्न का सर्जरी हो गई, सर्जरी के दौरान उसको क्या कर दिया दोस्तों, आपने क्लोज कर दिया, ओपन है 24 घंटे में, क्लोज है 48 घंटे के अंदर सर्जरी कर देनी चाहिए। व्हाट एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्लान ऑफ केयर, क्या चीज करोगे, पहला देखा लिमिटिंग द लेग मूवमेंट, अरे भाई हम तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट की दे रखा है, बिल्कुल गलत। एनवायरमेंटल स्टिमुलेट को कभी डिक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, तब डिक्रीज करते हैं दोस्तों मान लो जो पेशेंट अगर उसको सीजर उजर आ रहे हैं तब कर सकते हैं, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मेजरिंग हेड सर्कमफेरेंस डेली, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आपको आईसीपी और हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सही है अभी तक। ऑब्जर्विंग फॉर सीरस ड्रेनेज फ्रॉम द नेरीज, तो यहाँ पर ये कोई बड़ा पार्ट में इसमें माइलोमेनिंजोसीली में इंक्लूडेड नहीं होता कि भाई यहाँ से सीएसएफ का ड्रेनेज हो जाए आप उसके लिए चेक करोगे, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों गलत है, नेरेज से नहीं होता, नेजल ओपनिंग से नहीं होता है ये, तो यहाँ पर ये कंडीशन पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो लिखो मेनिंजोमाइसीली के बाद, मेनिंजोमाइलोसीली के बाद हेड सर्कमफेरेंस डेली मेजर करना चाहिए, हेड सर्कमफेरेंस डेली मेजर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं ना ये आपको मिलेंगे यहाँ पर, जैसे 54 नंबर का क्वेश्चन है, ये इतने नंबर का है ना, इसे ढूंढना। अब ये 13 आ गया तो आपको सर ये क्वेश्चन कहाँ है, तो ये आपको पीछे मिलेंगे, रिव्यू जो क्वेश्चन है ना उनमें मिलेंगे, आप पीछे जाके देखोगे ना रिव्यूज वाले क्वेश्चन में 30 नंबर का क्वेश्चन है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूबॉर्न विद ए माइलोमेनिंजोसीली, एक नर्स है वो केयर कर रही है न्यूबॉर्न को, क्या प्रॉब्लम है, माइलोमेनिंजोसीली है। व्हाट शुड इमीडिएट नर्सिंग केयर फॉर द इन्फेंट इंक्लूड, इमीडिएटली केयर आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम क्या करोगे, ठीक है। पहले देखा चेंजिंग द डाइपर्स इमीडिएटली व्हेन मॉइस्ट, डाइपर को चेंज करोगे, तो डाइपर यूज नहीं करते, बार बार इस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डाइपर नहीं यूज करते हैं, ध्यान रखना। प्लेसिंग द इन्फेंट इन द रिवर्स ट्रेंडल पोजीशन, नहीं, दो पोजीशन देते हैं क्या, तो हम प्रोन पोजीशन देंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेंगे, एक तो लगेगा आपको ये वाला, जो सॉरी ये वाला नहीं, जो थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला, तो सेकंड तो वैसे ही गलत है क्योंकि हम क्या तो प्रोन देते हैं, क्या क्या कौन सी पोजीशन देते हैं, हम साइड लाइन देते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, अप्लाई स्ट्राइल मोस्ट नोन एडिरेंट ड्रेसिंग टू द सैक, ये बिल्कुल सही है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ था, मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो फोर्थ ऑप्शन भी सही लग रहा था, पोजीशनिंग इन इन्फेंट प्रोन, भाई इंजरी नहीं होगी, भाई उसको प्रोन करेंगे तो इंजरी नहीं होगी, मैंने ये सोचा, बट उन्होंने ये देखा था भाई ये चीज सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लेग्स जो होती है ना उनको हम एडेक्टेड मतलब पास रखना, एड मतलब तो जोड़ना, तो ये कह रहे हैं दोस्तों कि लेग्स को ना एडेक्टेड नहीं रखा जाता है, इसमें लेग्स को क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है, तो एबडेक्टेड रखा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल आपको मिल गया होगा, भाई इन्फेंट के अंदर अगर आप ये पोजीशन दे रहे हो तो प्रोन तो दे रहे हो, साथ में जो लेग्स है दोस्तों उनको अबडेक्टेड मतलब अबे भाग मतलब दूर की तरफ, अबे भाग मतलब दूर भाग, तो अबडेक्टेड, पास आना एडेक्टेड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, अप्लाई स्ट्राइल मोइस्ट नॉन एडिरेंट ड्रेसिंग टू द सैक, ठीक है। तो लिखो माइलोमेनिंजोसीलिक में, माइलोमेनिंजोसीली में, सील भी बोल सकते हैं, सीली में इमीडिएट नर्सिंग केयर, इमीडिएट नर्सिंग केयर अप्लाइंग
स्ट्राइल, मोइस्ट, नॉन एडिरेंट, नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग है, नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग है। ठीक है, ये इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर इज थर्ड। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और बच रहा होगा मेरा, एक ही क्वेश्चन है लास्ट हमारा, ये 141 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पे कि ए न्यू बोर्न इज एडमिटेड टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, न्यू बोर्न है, 28 दिन तक का बच्चा है, निको भी रह सकता है, विद ए माइलोमेनिंजोसीली, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस से वही आ गया, अब मिलेगा आपको, बस ऑप्शन चेंज हुए हैं। यूज ओनली डिस्पोजेबल डायपर्स, ऑप्शन चेंज हुए हैं, बाकी वो का वो क्वेश्चन है ये। डिस्पोजेबल डायपर क्या, डायपर हम यूज ही नहीं करते, इरिटेट करते हैं सैक को। ये प्लेस द इन्फेंट प्रोन और इन साइडलाइन पोजीशन, बिल्कुल सही है कि हम बच्चे को किस में देंगे, प्रोन। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें प्रोन के साथ में क्या दे रखा था उन्होंने, प्रोन के साथ उन्होंने एडेक्टेड दे रखा है, जबकि हमें इसमें याद रखना है कि हम कौन सी देते हैं, एबडेक्टेड देते हैं, एडेक्टेड की जगह एबडेक्टेड देते हैं। वॉश द इन्फेंट्स जेनिटल एरिया विद एन एंटी इन्फेक्टिव, तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको जेनिटल जो एरिया है दोस्तों उनको एंटी इन्फेक्टिव से आपको क्लीन करने की जरूरत है। और फोर्थ जो ऑप्शन है, फोर्थ है परफॉर्म न्यूरोलॉजिकल चेक्स अबोव और एट द साइट ऑफ द लीजन, बिल्कुल गलत है। आप साइट ऑफ लीजन और बिलो चेक करोगे, नहीं कि अबोव चेक करोगे, तो अबोव बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो भी असेसमेंट है वो मेनली साइट जहां पर लीजन है दोस्तों उससे नीचे चेक किया जाता है, नहीं कि ऊपर चेक किया जाता है, तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। बस इसमें साफ साफ लिख लो कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स इज टू प्लेस द इन्फेंट प्रोन और इन साइडलाइन पोजीशन है। ठीक है, देखो मेनिंजो माइलोसिली के न्यूबॉर्न में फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट या एक्शन लिख लो, एक्शन न्यूबॉर्न लिखा है इधर, कुछ नहीं है ना, न्यूबॉर्न को प्रोन और साइड लाइन पोजिशन देना है। प्रोन और साइड लाइन पोजिशन देना है, बस, अब नहीं है ना कोई क्वेश्चन। चलो अब एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी, कुछ है नहीं वैसे इनमें। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जो पढ़ा है इसको तो हमने पढ़ ही लिया भाई, क्या रहेगा, तो प्रोन या साइड लाइन पोजिशन देना। दूसरे के अंदर दोस्तों अगर ये इसके साथ में इन्होंने अगर एबडक्टेड की जगह क्या लिख दिया, उन्होंने एडेक्टेड लिख दिया, तो आंसर आ जाएगा स्ट्राइल मोइस्ट नॉन एडिरेंट, जो ड्रेसिंग है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई क्लोजर के बाद में हमें जो बच्चा है उसकी जो हेड सर्कमफेरेंस है उसको हमें क्या करना चाहिए, डेली मेजर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, माइलोमेनिंजोसीली का पेशेंट है और पीको में एडमिट हुआ है और अभी हुई नहीं है, तो वही क्वेश्चन आ गया, हम प्रोन पोजीशन देंगे। ठीक है, वापस से आ गया, सेम क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रिवेंट ट्रोमा टू द सैक, कि जो ट्रोमा है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। और अगर बच्चा है दोस्तों उसको मैनेजमेंटली हो रखा है, ये वाला क्वेश्चन था, उसको बताना है उसके पेरेंट्स को कि भाई मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें क्या था कि भाई बच्चे को पैसिव रेंज ऑफ जो मोशन एक्सरसाइजेज है वो करवाई जाती हैं इन्फेंट की लोअर एक्टिविटीज को। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, जब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।